नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा विधेयक। श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का एक और जत्था। और कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक से बर्मिंघम टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 77 रन। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये दूसरा चरण है। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पूरी कैबिनेट के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्रियों के अलावा 4 सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला दौरा है और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों पहले भारत से कई लोग त्रिनिदाद और टोबैगो आए थे। आज उनमें से कई लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाए रखे हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति भी भावुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अविस्मरणीय स्वागत के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय का आभार जताया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कलाकारों ने संगीत प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों से बातचीत की और इनको सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। पोर्ट ऑफ स्पेन में मौजूद भारतीयों ने बताया कि पीएम मोदी से मिलना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। पीएम ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस भव्य कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, जिसके लिए पीएम ने इसके लिए आभार जताया। कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की और पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की 6ठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की भी घोषणा की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेशवाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। I am happy to announce that OCI cards
will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के बिहार की जड़ों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. वहीं पीएम ने नई ऊंचाइयों को छूती भारत की विकास यात्रा की विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर भारतीय समुदाय की भक्ति भावना की भी बात कही। I'm sure you all welcome the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. We remember you had sent holy water and silas for building the Ram Mandir in Ayodhya. I have also brought something here with a similar sense of devotion. It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। We honor revered cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया।
त्रिनिदाद और टोबैगो से पहले पीएम मोदी घाना में थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। पीएम मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला
पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट साझा किया है। पीएम ने लिखा कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। हमारे समाज के लिए उनके विचार और दृष्टिकोण मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। उन्होंने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर भी जोर दिया। और टीबी उन्मूलन के मामले में पुडुचेरी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने बताया कि टीबी उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, लेकिन पुडुचेरी इसे निर्धारित समय से पहले ही हासिल करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। That Pondicherry state has made a substantial progress as far as the eradication of TB is concerned. First, most important thing is better medical infrastructure. Second, the education level is very high. I would also give the credit to the team of doctors and the supporting medical staff who work very sincerely in the field to identify the patients, to treat them in time. I think rather compared to national goals, we will be able to achieve TB-free Pondicherry as early as possible. For example, I got a small place called Mahi. It's a part of this thing. Mahi, there is absolutely no TB patients you will not find at all. उपराज्यपाल ने आगे कहा कि पुडुचेरी को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। We are in the process of promoting medical tourism, both national and international medical tourism in Pondicherry. For that, we need to have addition to infrastructure like better road connectivity, 4-line, 6-line highways connecting Chennai. So I think 2 corridors are getting shaped now, this thing. Second, we would like to expand our airport so that bigger bodied planes aircrafts can come land this thing. And we're also thinking about better railway infrastructure facilities. So connectivity is going to be the important thing. So once you have connectivity, you've got the medical infrastructure here and already existing tourism potential. So we need to have a more of hotels and resorts which will come up this thing. So once all this is in place, I think it will come up as a very. वहीं उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में पीने के पानी की समस्या के जल्द समाधान होने की बात भी कही। Next 2-3 years, we must be in a position to provide clean drinking potable water to its population. So we are going for a highly capital investment. We have put programs to the Asian Development Bank and World Bank and French Development Agency. So once all this come together, I think we'll be able to provide at least sort out the issue as far as drinking water is concerned. इसी कड़ी में पुडुचेरी के जिलाधिकारी ने राज्य में टीबी उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने बताया कि पुडुचेरी ने टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की शुरुआत की है। I would like to emphasize the success story of TB elimination in Puducherry, UT of Puducherry. The first major factor I consider is the well-equipped infrastructure what we are having in UT of Puducherry. Because in UT of Puducherry we are having 7 TB units, 28 diagnostic center and 1 intermediate reference lab. So this lab has been nominated as India's best IRL lab in last year. So we are having here molecular testing facilities, gene sequencing facilities. So we are having one of the world-class testing facilities. Door-to-door active case finding.
So we identify the vulnerable population. We are able to screen all the vulnerable population in UT of Puducherry with the help of all the stakeholders like government doctors, private medical college, other volunteers. We are using all this help and we are diagnosing all the vulnerable population. खबरों में बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 दिन पहले भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई है। जैसे जैसे प्रशासनिक मशीनरी दुर्गम प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है, आपदा की भयावहता सामने आ रही है। दूर दराज के सरांज और जंजैली तक पहुंचने का मार्ग ही बह गया है। दोनों ही स्थानों पर भारी तबाही हुई थी। लगभग 80 किलोमीटर रोड बह गई थी। इन स्थानों तक राहत एवं बचाव दल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20 शव निकाले गए हैं। वहीं लगभग 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जंजैली में बीती रात तक लगभग 50 पर्यटक फंसे हुए थे जो सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। सबसे अधिक प्रभावित थुनाग और जंजैली में हेलीकॉप्टर से सहायता सामग्री पहुंचाई गई है। बात खेल की खबरों की करते हैं। भारत ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम के 587 रन के विशाल स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं, जो रूट 18 और हैरी ब्रूक 30 रन पर नाबाद हैं। आकाशदीप ने बेन डकेट और ओली पोप को लगातार 2 गेंदों पर 0 पर आउट किया। जैक क्राले 19 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इंग्लैंड 77 रन पर 3 विकेट गंवा चुका है और भारत से अभी भी 510 रन पीछे है। तीसरे दिन का पहला सेशन मैच के लिहाज से काफी अहम होगा। इससे पहले भारतीय पारी 587 रन पर आउट हो गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट की अपनी श्रेष्ठ पारी खेली। गिल ने 269 रन बनाए। वो तीसरे शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी की बदौलत ही भारत 587 तक पहुंच सका। रविंद्र जडेजा 89, यशस्वी जायसवाल 87 और वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाकर गिल का अच्छा साथ निभाया। नई राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर देश के खेल जगत में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कुश्ती जगत भी इससे अछूता नहीं है। कोच और खिलाड़ी दोनों नई राष्ट्रीय खेल नीति को बेहद प्रभावकारी मानते हैं और उनका मानना है कि इस नीति के बेहतर नतीजे देश को खेल की महाशक्ति के रूप में सामने रखेंगे। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में खेल की एक नई क्रांति देखने को मिली है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की बात हो या बात विश्व पटल पर भारतीय खिलाड़ियों के छा जाने की, ऐसी तमाम बातों ने न केवल रफ्तार पकड़ी है बल्कि देश में खेल की दिशा को एक नई गति भी दी है। अब इस कड़ी में सरकार की ओर से भी बड़ा कदम देखने को मिला है। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी मिल चुकी है, जो ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट की ओर देश के कदम को मजबूती देगा। नई खेल नीति को लेकर कुश्ती जगत भी बेहद उत्साहित है। राष्ट्रीय महिला टीम के कोच वीरेंद्र दहिया मानते हैं कि सरकार का ये कदम देश में खेल को एक नई ऊंचाई देगा। स्पोर्ट्स भी हर बच्चे के लिए ए ग्रेड पे, बी ग्रेड पे एंड मैट्रिक तक हर बच्चे के लिए कंपलसरी है और इंडिया में ये होगा तो सबसे बड़ी बात है। हमारे भी आने वाले ओलंपिक में, एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ में मेडल टैली में फ़र्क पड़ेगा। और रही ऑल राउंड स्पोर्ट्स नीति अगर ये लागू हुई है तो लोगों के स्वास्थ्य का इंडेक्स भी अप होगा, भारत के जनमानस का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ये बढ़िया चीज लाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी और ओलंपियन अंतिम पंघाल भी मानती हैं कि नई खेल नीति से देश में स्पोर्ट्स कल्चर को न केवल जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसके जरिए एथलीटों का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी भी सामने होगी। गवर्नमेंट ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू किया है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे रेसलिंग कैंप लगे हैं यहाँ पे दिल्ली में, लड़कों के लखनऊ में लगे हैं। जैसे हमें कंपटीशन भी पहले से ज़्यादा खेलने को मिल रहा है। फेडरेशन बाहर भी बहुत ज़्यादा खेलने को भेज रही है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेलने को मिल रहे हैं, जिससे हमारा हौसला बहुत ज़्यादा अप हो रहा है। दरअसल नई खेल नीति बेहद मजबूत आधार पर सामने है। स्पोर्ट्स प्रोग्राम को गांवों तक पहुंचाना और उन्हें मजबूत करना, जिससे कि बच्चों के टैलेंट को शुरुआती स्तर पर पहचान कर उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जाए। कंपटीशन और छोटी लीग को प्रमोट करना ताकि गांवों और शहरों दोनों जगह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। नई खेल नीति के सामने आने के बाद से एक बात तो साफ है कि खिलाड़ी हो या कोच हो या फिर
खेल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक नया उत्साह मिला है। साथ ही साथ वो इस बात को भी समझ रहा है कि इस नई खेल नीति की चमक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ियों को न केवल सामने रखेगी बल्कि देश का मान बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं आगे रहेगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।